शीतल जी, जो बात अभी सूरतवाला साहब कह रहे, कब तक ईरान लड़ सकता है? और जब अमेरिका की तरफ से बातचीत की पेशकश हो रही है, तो उस पेशकश को मानने में बुराई क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईरान जो भी अनुमान है अमेरिका इजराइल के, उससे ज्यादा समय तक लड़ सकता है। और अगर इस लड़ाई में न्यूक्लियर स्टेज नहीं आई, जो कि नहीं आनी चाहिए और बहुत वाहियात बात ही है वो कुल मिला के, तो ये लड़ाई ये लोग नहीं जीत सकते ईरान से। इसलिए कि फूट उतारना इनके लिए, ये धमकी चाहे जितनी दें, और हो सकता है कि ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, क्या अपने देश के लिए, क्या ये भी उन्होंने जो किया है ये उन्होंने गलत कदम ही लिया है। उनको पेंटागन से और उनके आलोचक, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, उस सारे खित्ते में उनको परेशानी हो रही है, अमेरिका की जनमत में परेशानी हो रही है, उनके दोस्तों में उनको परेशानी हो रही है, उनके सहयोगियों में परेशानी हो रही है। तो वो हो सकता है ऐसा कोई फैसला ले ले, वो भी कीमत वो चुकाएंगे। अगर उन्होंने बूट उतारे तो वो लाशों के बंडल लेके जाएंगे वापस। और ये हो सकता है कि कुछ दिन का एडवेंचर उनका हो जाए और बयानबाजी हो जाए, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे। जहां भी बूट उतारेंगे वो वहां ऐसा नहीं होगा कि वो वहां कायम रह जाएंगे, उन्हें भागना ही पड़ेगा। क्योंकि एक जब कौम जिस तरह की है, और आबादी उनके पास 9 करोड़ लोगों की आबादी है ईरान की, उनका 8-8 साल इराक से लड़ने का और जज्बा है, फिर इस युद्ध के लिए उन्होंने मन से और अदरवाइज भी अपने को तैयार किया है। तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर, अगर इसमें न्यूक्लियर एरिया नहीं आता, और वो आता है तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि अब जब सुप्रीम लीडर वगैरह मारे जा चुके हैं ईरान में, तो जो नया नेतृत्व है उसने जिस तरह की बातें की हैं, जो उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम है, और वो करीब 600-650 फीट नीचे जमीन में है, और वो उसको उस स्टेज तक एनरिच कर सकते हैं जो एक छोटा मोटा बम बन के उनके पास भी तैयार हो, या हो सकता है वो बना ही चुके हो। तो वैसी किसी परिस्थिति में ईरान का बड़ा भूगोल है, ईरान को नष्ट करने के लिए काफी कुछ की जरूरत होगी, 1-2 से काम नहीं चलेगा। लेकिन इजराइल को तो 1-2 से ही साफ किया जा सकता है। तो वो स्टेज भी इन लोगों के फेवर में नहीं जाएगी। ये लड़ाई मुझे लग रहा है कि ये मतलब चाहे समझौते में कल्मिनेट हो तब भी अमेरिका इसको हारेगा, और चाहे लड़ के हारे कुछ महीनों बाद, लेकिन सबसे दुनिया का बहुत भारी और खुद अमेरिकन का भी बहुत भारी नुकसान होगा। और इजराइल के लिए भी मुझे लगता है कि कुल मिला जुला के ये चीज जो है बहुत खतरनाक। बट शीतल, ये बताइए, ये बेसिकली ये तो इजराइल की लड़ाई है, बेसिकली इजराइल की लड़ाई है। हम लोग तो बार बार ईरान पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरीके से लेबनान के अंदर घुसा हुआ है, और वहां करीब 10 से 15 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, और करीब 15 से 2000 लोगों की मौत की खबर है वहां पे, और वहां जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो इजराइल जिसके चीफ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं भाई हमारी आईडीएफ कोलैप्स होने के कगार पे है, वो इस जिद पे क्यों अड़ा हुआ है उसके ही लड़ना है और हमको लड़ते रहना? देखिए, उसका तो एक्चुअली जो जिस तरह से इजराइल को बनाया गया है, और जिस तरह से उसने पिछले 5-6 दशकों में अपने आप को स्थापित किया है, उसमें वो अंतर्निहित है। वो एक इलीगल देश है जो एक बहुत वहां की ओरिजिनल आबादी के साथ अत्याचार करके, वहां पे सेटलर बसाने के क्रम में वहां की आबादी के साथ हर तरह के अमानुषिक अत्याचार करके अपना विस्तार कर रहा है, अपने भूगोल का विस्तार कर रहा है, जो आर्टिफिशियल है। ऐसा भूगोल वहां उनके पक्ष में कभी नहीं था। ये एक ऐतिहासिक पुरानी बात पर, सैकड़ों साल पुरानी बात पर, चूंकि दुनिया में जो व्हाइट प्रभुत्व था, उसने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो अप्रोच है, उसने एक देश बना दिया उनके लिए। और अब वो देश जो है, चूंकि उनके पास आर्थिक और तकनीकी और शैक्षणिक ताकत थी और फाइनेंशियल ताकत थी उस कम्युनिटी के पास, और उसके अमेरिका में और पश्चिम में हित जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध से फैली सिंपैथी की वजह से और घनत्व पा गए थे, क्योंकि उसमें उनके साथ जर्मनी में बहुत अत्याचार हुआ था एक कौम के रूप में। तो उस सब को मतलब एक और सिंपैथी थी और एक और समर्थन था। इन दोनों से मिलजुल के उन्होंने उस परिस्थिति का इस्तेमाल किया, और चूंकि ये जो अरब ममालिक थे, इनमें से ज्यादातर मोनार्की थी, तो ये रियल उस तरह से तो तैयार थे नहीं। उस मतलब व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट फोर्सेस के पास जो
आधुनिक सामरिक ताकत थी और आर्थिक ताकत थी, उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। और पहले दशक 3 दशक जो बीते 70 तक, ज्यादातर अरब वाला समझौता जो 65 में हुआ और अन्य जो समझौते हुए, उसमें वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया पश्चिम के हाथ और अमेरिका के हाथ खासकर। तो इसमें इजराइल को जैसा वो आज बना है ऐसा फलने फूलने का मौका मिला। और जो अरब देशों की अपने जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, सेक्टेरियन कॉन्ट्रडिक्शंस, शिया सुन्नी के और अन्य कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन सब का इस्तेमाल हुआ और इन लोगों ने उसको इस्तेमाल होने दिया, यूं कहा जाए इनके शासकों ने। उस सब से मिलजुल के ये परिस्थिति पैदा हुई है कि इजराइल का मन अब इतना बढ़ गया है कि वो कुछ भी करके, जो उसने अभी गजा में किया, इसके बावजूद उसके साथ 135 देश भारत समेत ईरान के खिलाफ प्रस्ताव यूएन में ले गए। तो ये तो अजब दुनिया चल रही है ना, कि जो गुंडे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो दूसरों पर हमला कर रहे हैं, वो अपने पक्ष में गरीब, दलिद्र और घटिया देशों की एक फौज भी खड़ी कर ले रहे हैं यूएन में। जिस देश के खिलाफ 170 बार यूनाइटेड नेशन ने उसके इस तरह के कामों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए हों, उस देश के द्वारा किए गए हमले पर कोई कुछ न कहे और उस हमले के जवाब में अपने को बचाने के लिए छटपटाने वाले के खिलाफ 135 देशों से सहमति प्राप्त कर ली जाए। जी जी, समय जो अनाचार हो रहा है, दुर्भाग्य से उसी को तर्क भी दिए जा रहे हैं, उसी को सही भी ठहराया जा रहा है। एक अलग तरीके। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.